तो आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तारीखों का ऐलान होना है, समय बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में किस तरह की तैयारियां राजनीतिक दलों की तरफ से, साथ ही साथ चुनाव को लेकर प्रशासनिक अमले की तरफ से हर जिले में, हर लोकसभा क्षेत्र में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी, लखनऊ से अविनाश सिंह, मेरठ से अभिषेक शर्मा और महाराजगंज से विनय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अविनाश, आपके पास आएंगे चूंकि आज तारीखों का ऐलान होना है और आज से आचार संहिता भी पूरे देश में लागू हो जाएगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। प्रशासनिक अमले की बात करें तो किस तरह की तैयारियां चुनाव के मद्देनजर? निश्चित तौर पर देखिए, चूंकि आज तारीखों का ऐलान हुआ है तो जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन आज जैसे ही शंखनाद होगा उसके बाद सियासी समर में सभी पार्टियां कूद जाएंगी। और इस वक्त चूंकि बीजेपी कार्यालय में हूं, देखिए अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पिछले 6 महीने से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और बीते अगर हम 1 महीने की बात करें तो एक बड़ी संख्या में बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई है। और देखिए जो रैलियां शुरू होंगी, चूंकि आचार संहिता लगने के बाद शुरू होंगी, लेकिन देखा जाए तो आज भी सीएम योगी की कई रैलियां हैं, कई जिलों को सौगात देने वाले हैं। अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें, विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्ष की भी अपनी तैयारी है। जो एक सियासी समीकरण है, विपक्ष उसको साधने की कोशिश कर रहा है, चाहे क्षेत्रीय समीकरण की बात करें या फिर जातीय समीकरण की बात करें। क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, तो विपक्ष बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है। तो इस बार जो मुकाबला होगा वो बेहद दिलचस्प होगा, इसलिए भी क्योंकि मोदी सरकार का 2 टर्म पूरा हो चुका है और कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी भी काम करेगा। लेकिन उसको किस तरीके से बीजेपी पीछे धकेलेगी ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी में आज भी बड़ी संख्या में दूसरे दल के जो नेता हैं वो पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और देखा जाए तो अब चूंकि आज जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद जो तमाम लोग होंगे वो चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। इस वक्त कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी कार्यालय में, उनसे बात भी कर लेते हैं। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, किस तरीके से देखते हैं और इस बार मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है? एक तरफा है। मोदी जी ने कहा 400 पार है तो 400 पार है, लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे, कर कुछ नहीं पाए। देख लीजिए बाकी जितने भी दल हैं, वहाँ के जितने बड़े पदाधिकारी हैं सब वापस आ रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तरफा है। बीजेपी में जिस तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है अलग अलग दलों के नेताओं की, 200 से ज्यादा नेता 1 महीने के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं, आपको लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल फायदा मिलने वाला है। मैं कहता रहा हूँ एक तरफा है, 400 पार। एक सांसद 4 लाख पार से जीतेगा, परेशान मत होइए। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। दादा, आप कहाँ से हैं? मैं जनपद सिद्धार्थनगर से आए हैं जी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम महेंद्र नाथ पांडे, मेरी उम्र 86 वर्ष। अच्छा, ये बताइए कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और देखा जाए तो सभी पार्टियां चुनावी समर में ताल तो ठोक ही रही है, लेकिन आज के बाद लड़ाई बहुत ज्यादा तेज होने वाली है। आपकी तरफ क्या माहौल है? सिद्धार्थनगर जो कि तराई बेल्ट है, उधर क्या लग रहा है? माहौल यही है कि पूरे देश, पूरा भारत जिससे पीड़ित था अब वो पीड़ित से उजागर हुआ है। इसलिए अब ये भारतीय जनता पार्टी की जो है अब बारी आ गई है, अब इसको कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, देखिए मेरे साथ बासित अली भी हैं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। बासित जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और आपकी पार्टी में तो धड़ाधड़ ज्वाइनिंग भी हो रही है, लगता है कि फायदा होगा इससे? कि 2 चीजें तय हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत 80 की 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में हम जीतने जा रहे हैं, और दूसरी पार्टियों को जिस तरह से आप दावेदार भी नहीं मिल रहे हैं और वो बुरी तरह हारने वाले हैं, उनको पता है इस बात का। इसीलिए ना तो उनके पास टिकटार्थी हैं और ना उनके पास आशाएं हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने 80 की 80 सीटें जिताने का उत्तर प्रदेश में बन बना लिया। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, अल्पसंख्यक वोट को बहुत जोड़ने की आपने कोशिश की, हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी और आप लोग सफल होंगे उस अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम वोट को बीजेपी के साथ जोड़ने में? देखिए, आज समाज की बात ही नहीं हो रही है, आज 140 करोड़ लोगों की बात हो रही है और 140 करोड़ में अल्पसंख्यक आते हैं, बड़ी तादाद में लाभार्थी हैं, सबका साथ सबका विकास दिखाई दिया है और निकाय चुनाव में बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक जीत करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं और ज्वाइनिंग बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में, साथ ही साथ जो तमाम अन्य दलों से नेता पहुंच रहे हैं उनमें भी साफ तौर पर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है।
नोएडा से अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर बात करें तो आज से चुनावी शंखनाद हो जाएगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में जिस तरह से लगातार बीजेपी में धड़ाधड़ नेताओं की एंट्री हो रही है, सदस्यता बीजेपी की ग्रहण कर रही है, समीकरण 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद बदले हैं, कई दल बीजेपी के साथ आ चुके हैं। ऐसे में नोएडा का क्या कुछ माहौल ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजनीतिक दलों को तारीखों के ऐलान का इंतजार है, उसी तरीके से जो पब्लिक है नोएडा की खासतौर से बात करें तो उनकी भी निगाहें चुनाव की तारीख पर टिकी हुई है, क्योंकि आज 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि चुनाव 7 चरण में होगा या 8 चरण में होगा, कितने चरण में होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि गौतम बुद्ध नगर आता है तो यहाँ का चुनाव पहले चरण में होगा या दूसरे चरण में होगा। इन तमाम चीजों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित जो लोग हैं नोएडा के, वो भी सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर मुद्दे क्या होंगे, किस तरीके से अपना प्रत्याशी चुनेंगे। हमारे साथ नोएडा के कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो क्या लगता है? मेरा नाम डॉक्टर जीना जमाल अंसारी है। मैं एक समाज सेविका हूँ। जैसे कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो मतलब ये है कि ये तो स्थिति तो स्पष्ट है कि भाजपा आ रही है, क्योंकि भाजपा ने है कि अच्छा काम भी किया है, सब मतलब कि विकास के भी कार्य किए हैं। पर कहीं ना कहीं जो ये भाजपा सरकार है, ये सुरक्षा के मामले में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इनकी कमी रह गई है। जैसे महिलाओं के सम्मान की उसकी बात करते हैं तो वहाँ भी अभी थोड़ा सा इनका एक कहना चाहिए अभी ये थोड़ा सा एक कमजोर पहलू है, वरना ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे हम नोएडा की बात करें तो हमारे डॉक्टर महेश शर्मा है, तो वो तो एक ऐसे इंसान है कि जिनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, और उनका तो मतलब कि उनकी जीत तो बिल्कुल पक्की है। बाकी जितने बहुत से लोग ऐसे हैं, भाजपा के नेता बहुत से ऐसे हैं जो मिलना भी करिएगा। सीएए को लेकर नोएडा की जनता क्या कुछ सोच रही है? मतलब कि पहले उसने महिला के साथ में दुर्व्यवहार किया, फिर उन्हें पत्रकारों अभी सीए कानून लागू किया गया है, तो सीए को लेकर इस चुनाव पे कितना असर पड़ेगा, किस तरीके से? कि सीए का कानून है वो एकदम साफ सुथरा कानून है, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। पर क्योंकि उन्होंने जो रमजान से एक दिन पहले इस कानून को लाए हैं, तो उससे जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि भाई हम लोग मुसलमान के हितैषी हैं, मुसलमान के हितैषी हैं, तो मुसलमान एक बहुत बड़ा तबका जो अनएजुकेटेड है, जिसको पता नहीं है मतलब कि सीए क्या है, तो उनको जो विपक्ष पार्टी वो भड़का सकती है। तो यहाँ पे जैसे कि 2019 में फाइनल हो गया था कि सीए एनआरसी आना है, तो ये 2020 में भी आ सकता था। ये रमजान से एक दिन पहले, जिसको लेकर के मैं खुद पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं खुद इस चीज को लेकर के मतलब के सोचती हूँ कि आखिर ये जो दोगली राजनीति है, जो दोहरा मुंह है, आखिर इसका मतलब क्या है? तो देखिए अन्य राजनीतिक दल किस तरीके से जो अनपढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको कैसे चुनाव में भड़काएंगे, वो सवाल लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है 2024 में किस तरीके की तस्वीर होने वाली है आज तारीखों का ऐलान? 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमारे गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, उन्होंने कार्य को लेकर बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं। जेवर में एयरपोर्ट भी है और आगे राम मंदिर भी बनाया गया है। साथ ही बस नोएडा में एक ही हम प्रॉब्लम को सामना करते हैं, वो है सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था, वो थोड़ी कमजोर है। बाकी सब चीज ठीक है, अच्छा कार्य चल रहा है। और हमारे सांसद ऐसा नहीं कि भाई मिलने के लिए उनसे समय लेना हो गया, कुछ भी आम आदमियों की तरह मिलते हैं, कोई इसमें ज्यादा कहने वाली वो नहीं है। देखिए तमाम ठीक है, अमित आएंगे आपके पास, आप लोगों से बात करेंगे। क्या स्थानीय मुद्दे हैं और क्या नेशनल ऐसे मुद्दे? अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं। अमित आपके पास आएंगे। अभिषेक, मेरठ की बात करें तो बीजेपी के पास मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि 10 साल का उनके पास रिपोर्ट कार्ड है, बहुत सारे डिसीजन लिए गए जो कि जनता के बीच में रखे भी जा रहे, चाहे सीएए की बात करें, नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात करें, महिलाओं की बात करें, साथ ही साथ 370 आर्टिकल की बात करें। ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलते हुए नजर आ। लेकिन माहौल मेरठ की बात करें तो वहां पर क्या कुछ है चुनाव को लेकर? देखिए चुनाव को लेकर पूरी सरगर्मी है और इंतजार इसी बात का था कि कब चुनाव आदर्श आचार संहिता लगेगी और कब सारी पार्टीज अपने टिकट घोषित कर देंगी। मेरठ में पिछले 2009, 14 और 19 से बीजेपी के सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, लेकिन अभी मेरठ का टिकट बीजेपी ने घोषित नहीं किया है। जहां तक समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन की बात है तो मेरठ से बाहर के एक प्रत्याशी को भानु प्रताप सिंह एडवोकेट हैं, दलित समाज से आते हैं, उनका कल शाम को ही समाजवादी पार्टी ने टिकट जारी किया। ये बात अलग है कि खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो मेरठ के हैं
वो अपने इस उम्मीदवार को नहीं जानते। अब चुनाव में वो किस तरीके से ताल ठोकेंगे और कितना टेम्पो भर पाएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आमने सामने सिर्फ गठबंधन का प्रत्याशी और बीजेपी ही है। बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण सीट इसलिए थी 2019 में, मात्र 4,500 वोटों से राजेंद्र अग्रवाल जीते थे। तो एक मंथन का दौर जारी है और हुलाष्टक कल से या परसों से लगने वाले हैं, 17 से लगने वाले हैं हुलाष्टक। और उससे पहले यह अनुमान किया जा रहा है कि बीजेपी अपने जो बाकी बचे उम्मीदवार हैं, जैसे सहारनपुर के लिए, मेरठ के लिए अपने प्रत्याशियों की और गाजियाबाद के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। उसके साथ ही आज जो चुनाव तारीखों की घोषणा होगी उसमें माना जा रहा है 6 से 7 चरण के बीच में चुनाव होगा। और मेरठ और सहारनपुर में पहले चरण और दूसरे चरण के बीच में जो मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और इधर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर और मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, ये जो बेल्ट हैं, इसमें पहले से दूसरे चरण में, और रामपुर, मुरादाबाद से आगे रामपुर, बरेली, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी और ये जो एरिया है इसमें तीसरे चरण में, और फिर फतेहगढ़, कानपुर और लखनऊ ये चौथे चरण में आ सकते हैं। इसी तरीके से 5वें और 6ठे चरण में बुंदेलखंड, और इसी तरीके से जहां तक यूपी की मैं बात कर रहा हूं तो पहले चरण के साथ उत्तराखंड में भी दूसरे चरण के साथ चुनाव हो जाएंगे। तो ये एक पैटर्न रहा है पिछले 3 चुनावों का। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें कि चुनाव आयोग जिस तरीके से पहले से 6 और 7 चरण के बीच में चुनाव कराता आया है, वो इस तरीके का पैटर्न रहता है। क्योंकि ये माना जाता है कि जो पहले चरण से हवा बनके, और बीजेपी के लिए तो ये माना ही जाता है, 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार एज अ प्रधानमंत्री उम्मीदवार ताल ठोकी थी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर विपक्ष का सफाया कर दिया था। और पहले दूसरे चरण से जो हवा बनकर, वेव बनकर चली थी, उसने पूरे यूपी में स्वैप कर दिया था एक तरीके से, और पूरा विपक्ष निस्तान नाबूद कर दिया था। 2019 में थोड़ा सा कमोबेश वो ग्राफ नहीं रह पाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही भाजपा को चुनौती मिली थी कुछ सीटों पर। जैसे मेरठ में चुनौती मिली लेकिन बीजेपी जीती, मुजफ्फरनगर में चुनौती मिली लेकिन बीजेपी ठीक है विश्व, यानी कि काफी कुछ समीकरण बदले हैं लेकिन हवा कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ बहती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ बीजेपी के पास बहुत सारे बड़े मुद्दे भी हैं, ऐसे में विपक्ष के सामने काफी सारी चुनौतियां भी हैं। महाराजगंज से विनय भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनय, महाराजगंज की बात करें तो वहां पर किस तरह का फिलहाल चुनावी माहौल, क्योंकि आज तारीखों का ऐलान होना है? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत आज हो जाएगी और सबको इंतजार है सिर्फ उसी घड़ी का जब 3 बजे चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। अगर महाराजगंज की बात की जाए, महाराजगंज लोकसभा की बात की जाए तो महाराजगंज लोकसभा 1991 से ही जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था तब से ही इसे भगवा रंग दे दिया गया और तब से जो है लगातार बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल की है। अगर बात की जाए तो यहाँ के सांसद पंकज चौधरी जो राज्य वित्त मंत्री भी है, बात की जाए तो यहाँ हमेशा भगवा रंग रहा है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। अगर बात की जाए तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और क्या लगता है कि किस तरफ जो है हवा बह रही है? हमको ये लगता है कि माननीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जो गठबंधन सरकारें हैं, जो छोटे मोटी पार्टियां जो भाजपा में पैक्ट हैं, समझौते से लड़ रहे हैं, हमको ये लगता है कि पूरे भारत में 400 पार सीट होगी। और हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने 6 बार जीता है और 7वां बार हैट्रिक मानने जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में 2 कमेटी यहाँ बनसिया भगवान गौतम बुद्ध का ननिहाल है, वो दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में, माननीय पंकज जी की अगुवाई में पार्लियामेंट में बोले, और वहाँ के धरती के रामग्राम देवदय हम वहाँ के उपाध्यक्ष भी हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर इस बार वोट होने वाला है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो दोपहर 3 बजे आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है।